हेलो एवरीवन। कल हमने हिंदी प्रथम में चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ में भाग 1 के अंतर्गत पाठ की व्याख्या करी थी। अब भाग 2 में हम आगे की व्याख्या शुरू करते हैं। पहले भाग में आपने पढ़ा था कि लेखक गर्मियों की छुट्टियों में अपने मामा के यहाँ जाता था और वहाँ पर वो बदलू मनिहार के यहाँ अक्सर जाया करता था और दोपहर में बहुत देर तक वहाँ बैठा रहता था। बदलू मनिहार लाख की चूड़ियाँ बनाता था और लेखक को वो रंग बिरंगी गोलियाँ देता था लाख की, और जो कि लेखक को बहुत अच्छी लगती थी। और उसकी जो चूड़ियाँ थी वो सभी को अपनी चूड़ियाँ ऐसे ही देता था, पैसों में नहीं बेचता था, लेकिन शादी विवाह के अवसर पर वो पैसों में अपनी चूड़ियाँ बेचता था। और वैसे वो पूरे वर्ष उन चूड़ियों को वस्तु विनिमय के अंतर्गत देता था, यानी कि सामान के बदले वो कोई वस्तु वगैरह ले लेता था। अब लेखक से वो बहुत बातें करता था, शहर की, लेखक की पढ़ाई वगैरह की, हर चीज़ की। और बहुत अब हम आगे बताते हैं कि मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था और एक आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। बचपन में होता भी क्या है बच्चों को नानी नाना के घर जाना बहुत अच्छा लगता है। वो अपने मामा के घर चले जाते हैं और पूरी छुट्टियां वहाँ पर बिताकर वो आते हैं। परंतु कुछ समय से 2-3 बार से वो अपने मामा के यहाँ नहीं गया था, क्योंकि उनके पिताजी का जो बदली थी, ट्रांसफ़र था, वो एक लंबे समय तक बदली दूर हो गई थी, दूसरी जगह हो गई थी और काफ़ी समय तक वो अपने मामा के गांव नहीं जा सका था। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब वो वहाँ पर गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। यहाँ लेखक बताते हैं कि उसकी जो रुचि थी, इंटरेस्ट था, अब वो लाख की गोलियों में नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान ना आया। जब वो बहुत सालों के बाद अपने मामा के घर गया तो उसको बदलू का ध्यान नहीं आया था। फिर अचानक इसी बीच में मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं। पहले जब वो आता था तो उसमें पूरे गांव की सभी स्त्रियां लाख की चूड़ियां पहनती थी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। मतलब विरले का यहाँ क्या मतलब, बहुत कम, मुश्किल से ही बहुत कम हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी थी। तब एक दिन अचानक, सहसा का मतलब बच्चों अचानक, मुझे बदलू का ध्यान आया। जो बदलू मनिहार, जिसको वो बदलू काका कहता था, उसका ध्यान आया। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई थी और उससे खून बहने लगा था। उस समय मेरे मामा घर पर नहीं थे। तब मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी अचानक मुझे बदलू का ध्यान आया और मैंने सोचा कि चलो आज बदलू से मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। कहाँ पर चला गया? बदलू के घर। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा हुआ था। जिस नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वो उसकी भट्टी दहकती रहती थी और वो लाख की चूड़ियाँ बनाता रहता था, वहाँ पर वो एक खाट पर लेटा था। वहाँ नमस्ते बदलू काका, लेखक ने उसको नमस्ते करी। उसके बाद बदलू ने उसकी नमस्ते ली और उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। क्या हुआ? बदलू ने पहचाना नहीं लेखक को, क्योंकि वो बहुत समय के बाद, 8-10 वर्षों के बाद वो वहाँ गया था। देर तक मेरी ओर वो निहारता यानी एकटक ध्यान से उसको देखता रहा। फिर उन्होंने बताया, मैं हूँ जनार्दन काका। उन्होंने अपना परिचय दिया। आपके पास से गोलियां बनवाकर ले जाता था और बताया कि आपके पास से मैं रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनवाकर ले जाता था। उसने अपना इस प्रकार से परिचय दिया।
बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह उसके स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। बदलू चुप रहा और वो सोचने लगा, अपनी यादों में वो खो गया और उन अतीत की सारी स्मृतियाँ साकार हो उठी। तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। तभी वो जिस नाम से उसको बुलाता था, लला कहकर उसी नाम से उसको बुलाया। और फिर हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। उन्हें बताया कि इधर आना नहीं हो सका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। मचिया जैसा पीछे बताया था कि वो चौकोर सुतली की एक चारपाई सी जो बनी होती है छोटी सी, और ना ही भट्टी नजर आई उसको। लेखक ने उनसे पूछा कि आजकल काका आप काम नहीं करते? उन्होंने कहा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद हो गया। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना ये लला, आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, लाख में कहाँ संभव है। तो बदलू ने लेखक को बताया कि अब लाख की चूड़ियाँ कोई पसंद नहीं करता है पहनना, सब कांच की चूड़ियाँ पसंद करते हैं। और अब ये मशीन से चूड़ियाँ बनती हैं, उनमें सुंदरता भी अधिक होती है, बारीकी से काम होता है और जल्दी भी बन जाती हैं, और लाख की चूड़ियों में इतनी सुंदरता नहीं होती। तो और बताया सब काम अब आजकल मशीन से होने लगा है, यानी मशीनीकरण का ज़माना आ चुका है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। फिर मैंने फिर कहा, यहाँ पर लेखक कहते हैं कि कांच के बारे में बताया कि कांच कितना हानिकारक होता है, जल्दी टूट जाता है और नाजुक तो फिर होता ही है। लला, बदलू ने कहा कि नाजुक तो होता ही है। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर तो माथे पर नसें उभर आई थीं। यहाँ पर अब जैसे जैसे बदलू की उम्र अधिक हो चुकी थी, उसको खांसी होने लगी थी और वो बहुत देर तक खांसता रहा। लेखक ने सोचा कि शायद उसको दमा है, और अवस्था के साथ, उम्र के साथ साथ शरीर भी बहुत जीर्ण हो चुका था, और हाथों पर और माथे पर जैसे कि नसें उभर आई थीं, उसकी नसें भी दिखाई देती थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है, यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। यहाँ पर बदलू ने पता नहीं कैसे मन की बात समझ ली और कहा कि मुझे दमा की बीमारी नहीं है, ये दमा नहीं है, मुझे ये फसली खांसी है, यानी मौसम के अनुसार खांसी जो हो जाती है वो खांसी है, और ये महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कुछ बहुत बड़ा दुख है, पीड़ा है, कोई कष्ट है जिसे बदलू ने अपने अंदर छुपा रखा है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक अपने मन में सोच रहा था कि मशीनी युग ने पता नहीं कितने हाथों को काट दिया। जो काम बहुत से मज़दूर लोग हाथों से करते थे और जो उनकी रोज़ी रोटी का एक ज़रिया था, अपने घर परिवार को चलाते थे, वही 10 लोगों का, 100 लोगों का काम एक मशीन कर देती है। और कितने, जैसे कि उनके हाथ ही इस मशीनीकरण ने, मशीनी युग ने काट दिए हों। और कुछ देर तक बहुत शांति बनी रही, और जो कि उन्हें अच्छी नहीं लग रही थी। आम की फसल अब कैसी है काका? उन्होंने फिर पूछा कि अब आम की फसल कैसी है। कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। उन्होंने उस चीज़ से हटकर बात शुरू करी। अच्छी है लला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया, मतलब खुश होकर लहक कर उत्तर दिया, और अंदर से अपनी बेटी को
आवाज़ दी। कहा, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। यहाँ पर रज्जो कौन थी? रज्जो बदलू की बेटी थी। और उन्होंने अपनी बेटी रज्जो को आवाज़ लगाई कि बेटी, लला के लिए ज़रा आम तो लेकर आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, फिर मेरी ओर देखकर बदलू कहने लगा, माफ़ करना लला, तुम्हें आम खिलाना तो मैं आज भूल ही गया। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वे मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। लेखक अतीत में डूब गए और वो सोचने लगे कि वो कितना मेरा ध्यान रखते थे बदलू, कि मुझे बिना आम खाए नहीं जाने देते थे। जब गाय दूध देती थी उनके यहाँ तो मलाई तक बचा कर रखते थे। फिर अचानक से पूछने लगे कि गाय तो अच्छी है ना काका? गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। मशीनी युग के कारण उनका काम धंधा तो सब बंद हो गया था बदलू का, तो वो गाय को कहाँ से चारा पानी दे पाते। इसलिए उन्होंने बताया कि 2 साल पहले ही मैं गाय बेच चुका हूँ। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम लेकर आई और कहा, ये तो बहुत सारे हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा। मैंने कहा, वाह वाह। बदलू हंस पड़ा और शहरी ठहरे ना, और कहने लगे, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगने आम एक बखत में खा जाता था। या एक बखत, बखत किसको कहते हैं? समय के लिए, कि एक वक्त में इनसे 4 गुने आम खा जाता था। आप लोगों की तो बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम छाँट कर दो। फिर उन्होंने अपनी बेटी रज्जो से कहा कि 4-5 आम लला को छाँट कर दो और सिंदूरी वाले देना। देखो लला कैसे हैं, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। उन्होंने बताया, ये एक नया पेड़ इसी साल तैयार किया गया है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर, अंजलि मतलब हाथों में लेकर, दोनों हाथों में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए, लेखक की ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। एकदम सहसा से लेखक की नज़र उसके हाथों पर आकर रुक गई। उसकी गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत फब रही थीं। जो चूड़ियाँ बदलू बनाता था वैसी ही वही चूड़ियाँ उस रज्जो ने पहन रखी थीं। बच्चों, हमने अभी ऊपर आपको इस पाठ की भाग 2 में बची हुई व्याख्या समझाई थी। भाग 1 में पहले हम इसकी व्याख्या समझा चुके हैं, इसलिए इस चैप्टर की पूरी व्याख्या हो चुकी है। मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अब पाठ की व्याख्या के पश्चात हम प्रश्न अभ्यास की ओर आते हैं। तो ये प्रश्न उत्तर आपको अपने हिंदी प्रथम के रजिस्टर में करने हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बचपन में लेखक अपने मामा के गांव चाव से क्यों जाता था और बदलू को बदलू मामा ना कहकर बदलू काका क्यों कहता था। दूसरा क्वेश्चन है आपका, वस्तु विनिमय क्या है, विनिमय की प्रचलित पद्धति क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, मशीनी युग ने कितने हाथ काट दिए हैं, पंक्ति में लेखक ने किस व्यथा की ओर संकेत किया है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी ना रह सकी। उसके बाद क्वेश्चन 5, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या बदलाव आया। क्वेश्चन 6 आप करेंगे ये, लाख की वस्तुओं का निर्माण भारत के किन किन राज्यों में होता है, लाख से चूड़ियों के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें बनती हैं, ज्ञात कीजिए। उसके बाद हम आ जाते हैं भाषा की बात पर। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो कांच की चूड़ियों से, और बदलू स्वयं कहता है जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। ये पंक्तियाँ बदलू की 2 प्रकार की मनोदशाओं को सामने लाती हैं। दूसरी पंक्ति में उसके मन की पीड़ा है, उसमें व्यंग भी है। हारे हुए मन से या दुखी मन से अथवा व्यंग में बोले गए वाक्यों के अर्थ सामान्य नहीं होते।
कुछ व्यंग्य वाक्यों को ध्यानपूर्वक समझकर एकत्र कीजिए और उनके भीतरी अर्थ की व्याख्या कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, बदलू कहानी की दृष्टि से पात्र है और भाषा की बात व्याकरण की दृष्टि से संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को 3 भेदों में बांटा गया है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। इस प्रकार, परंतु उसका अनुपाठ से तीनों प्रकार की संज्ञाएं चुनकर आपको लिखनी है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, गांव की बोली में कई शब्दों के उच्चारण बदल जाते हैं। कहानी में बदलू वक्त, समय को वक्त, उम्र व आयु को उम्र कहता है। इस तरह के अन्य शब्दों को खोजिए जिनके रूप में परिवर्तन हुआ हो, अर्थ में नहीं। अब इसी चैप्टर से संबंधित कुछ आपको अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करने के लिए दिए जा रहे हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन की फॉर्म में। ये आपको अपने हिंदी प्रथम के रजिस्टर में ही करने हैं। इस कहानी के लेखक कौन हैं? रज्जो कौन थी? लेखक ने पाठ में अपना क्या नाम बताया है? बदलू को किस बात से चिढ़ थी? क्वेश्चन 5, बदलू का स्वभाव कैसा था? बदलू अपना कार्य किस चीज़ पर बैठकर किया करता था? गांव में लेखक का दोपहर का समय अधिकतर कहाँ बीतता? बदलू लेखक को क्या कहकर बुलाता था? क्वेश्चन 9 है हमारा, बदलू कौन था? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बदलू लेखक से क्या बातें किया करता था? इस तरह से ये आपके 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, ये आपको करने हैं। अब इसके बाद शब्दार्थ, इन शब्दार्थों को आप अपने हिंदी प्रथम के रजिस्टर में लिखेंगे। लेकिन जो शब्दार्थ में आप देखिए किसी किसी शब्द के एक से अधिक मीनिंग भी दे रखे हैं, तो आपको अधिक लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक शब्द का एक ही मीनिंग या एक ही अर्थ लिखेंगे। धन्यवाद।